मेरे लाइफ में बचपन में ही ये डाउनफॉल चालू हो गया कि ये CIM FMS लैब क्या है इसके बारे में बताएं, और इंडिया मेड CIM FMS लैब सेटअप करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? समाज में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स है। तो डिसीजन मेकिंग के वक्त आपका अप्रोच कैसा रहता है? ऐसा कोई टफ डिसीजन आपने लिया हो जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना हो? हमारे जो लोग हैं, अगर उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है, अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप अगर एड्रेस करेंगे तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर आता है। सर, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने में कभी टीम डिमोटिवेट भी होती होगी, आपका लीडरशिप मंत्र क्या है जो टीम को मोटिवेटेड रखता है, इंस्पायर रखता है? मेरे यहाँ जो 20 साल से लोग हैं वो अभी भी मेरे इधर कंपनी में ऑलरेडी है, और जो फ्यूचर ट्रेंड्स है, फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से या इंडस्ट्री। ये बुक आपने हेमा मालिनी गोवा के CM के साथ लॉन्च की है, तो इस बुक के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं आप। 2 डायरेक्टर्स नहीं है, 1 करोड़ डेप्थ में कंपनी है, और आगे फ्यूचर पूरा ब्लैंक दिख रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक विजन, एक मिशन और एक लेगेसी को समझने का एक मौका है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विजनरी लीडर से जिन्होंने इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इनोवेशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम बात कर रहे हैं कैडमेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, एक हार्डकोर इंजीनियर से एंटरप्रेन्योर बने, और एक ऐसे इंसान जो सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बल्कि इंजीनियरिंग एजुकेशन का फ्यूचर शेप कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपने इनक्रेडिबल काम की वजह से अक्सर न्यूज में भी छाए रहते हैं, मिस्टर प्रकाश सुलाखे। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए एक इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग कन्वर्सेशन के लिए जो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स और इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बड़ा करने का सपना देख रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर प्रकाश सुलाखे जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू, धन्यवाद। कैसे हैं आप? बस ठीक, बढ़िया। सर, तो आप, हमें रिसर्च के वक्त पता चला कि आप RSS से जुड़े हैं बचपन से ही, तो RSS ने आपके सोच पे और आपके डिसीजंस पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है? मैं महाराष्ट्र से एक छोटे से टाउन बीड़ से आता हूँ, और मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि सभी के लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं जी। तो मेरे लाइफ में बचपन में ही ये डाउनफॉल चालू हो गया। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ग्राम सचिव है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उनको मेरे बचपन में पैरालिसिस का अटैक आया। तो पैरालिसिस का अटैक आने की वजह से वो घर पे ही थे, उनका पूरा हाफ बॉडी काम नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट सर्वेंट का सैलरी बंद हो जाता है। तो उस टाइम पूरा फैमिली क्रंच में था। बचपन में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ उसके बाजू में एक संघ की शाखा चालू थी। तो नॉर्मली संघ में क्या होता है कि सभी लोग हर हफ्ते में कुछ खाना कलेक्ट करके और एक जगह आते हैं। तो जो मेरा फैमिली सिचुएशन था, तो खाने के क्रंच होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वहाँ खाना मिलेगा, तो मैं वो संघ की शाखा में चला गया था। अच्छा, आप खाने की खोज में आपने? हाँ, खाने की खोज में मैं वहाँ गया था। वहाँ जाने के बाद ये देखा कि यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए, वो विचार मंथन की बैठक थी। तो उनके विचार और इससे प्रभावित होके मैं वहाँ रेगुलर जाने लगा। वहाँ के जो शाखा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं उसमें रुचि ले रहा हूँ, तो उन्होंने फिर मुझे हर दिन शाखा में बुलाना चालू कर दिया। शाखा के जो शिविर थे, संघ की शिविर, वहाँ जाना चालू कर दिया, संघ कार्यालय में जाना चालू कर दिया। तो मेरी ये रुचि देख के जो संघ प्रचारक थे, जो फुल टाइम काम करते थे, तो उनको लगा कि ये बच्चे में कुछ तो बात है। तो उन्होंने मुझे उनके साथ में रहना चालू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे मैं उसमें इन्वॉल्व होते गया। नॉर्मली क्या होता है कि संघ में फुल टाइम जो प्रचारक रहते हैं वो क्वालिफाइड रहते हैं, और देश के प्रति उनकी एक भावना रहती है, डेडिकेशन रहता है। तो सब बड़े लोगों में रहने की वजह से मेरे विचारों में और सोच में बदलाव आना चालू हो गया जी, और एक डिसिप्लिन सा आ गया। अभी संघ में मेरे आजू बाजू में जो लोग थे वो सभी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। तो उस टाइम मेरे ख्याल से ये मैं 5-6 साल का था, तभी से ये चालू हो गया। तो मेरे ऊपर उनका जो प्रभाव बढ़ता गया, और मेरे घर की जो सिचुएशन थी, मेरी जो हालात थी,
तो उसमें उनको ये ऐसा लगा कि अभी मुझे एक तो जल्दी जॉब मिलना चाहिए, तो उन्होंने मेरे बारे में सोचा होगा उस टाइम कि इनको अभी इंजीनियरिंग में ही डालना अच्छा रहेगा, तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सजेस्ट किया। हालांकि उन्होंने ही मेरे सभी जगह फॉर्म भरे। सर जैसा आपने कहा कि आरएसएस में जो आपके संघ के लोग थे आपके आसपास, वहां से आपकी इंजीनियरिंग के बारे में आपने जाना, आपने वहां से शुरुआत की, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे ऑडियंस को बताएं कि इंजीनियरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, ये कॉम्बिनेशन या इस टाइप का थॉट क्यों आया आपको? इसमें ये है कि मेरा जब मैं 10th पास हुआ तो उस टाइम ये 1990 की बात है, तो उस टाइम मैं टॉपर था। मतलब ऑलमोस्ट उस टाइम 30th तक जो रैंक रहता है, तो मैं 30th रैंक का था। तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट में आने की वजह से मुझे जो सलाह मिली इंजीनियरिंग में जाने की, तो मेरा जो ऑलरेडी फैमिली बैकग्राउंड था, मेरे ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सभी जो लोग थे, मेरे अंकल वगैरह सब लोग टीचर्स थे। अच्छा। तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड टीचिंग लाइन में था, और सिचुएशन ख़राब होने की वजह से मुझे इंजीनियरिंग में जाने की सलाह दे दी। तो मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, मेरा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज है लातूर करके, वहाँ एडमिशन हुआ। तो नॉर्मली आपके जर्नलिज्म में जो रहता है कि जर्नलिज्म इज़ 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक, तो वैसे ही इंजीनियरिंग में ये रहता है कि जो लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं उनको ये लगता है कि हम ऑलराउंडर्स हैं, राइट, और उनको ये लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। उसमें उनको एक जुनून रहता है कि इंजीनियर्स क्रिएट द वर्ल्ड। तो जब डिप्लोमा पास आउट हुआ तो वहाँ की जो हालात की जो डिमांड थी, तो मुझे जॉब ज्वाइन करना ज़रूरी था। तो मैंने टाउन छोड़ दिया, पूना में आ गया। पूना में आने के बाद मैंने एक जॉब सर्च करके जॉब ज्वाइन करी। तो वहाँ जब जॉब करना चालू कर दिया तो मुझे ये लगा कि यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, और अगर आगे जाना है तो कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा, नया कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी इसमें ये टर्निंग पॉइंट आ गया कि मैं जॉब भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरा इनर माइंड जो बोल रहा था कि मुझे कुछ नया कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। अच्छा। और जॉब तो करना ज़रूरी था। दूसरी ये कंडीशन थी कि मेरे फैमिली में मेरी 2 बहनें हैं, तो उनकी शादी करना ज़रूरी था। फादर ने मुझे बोल दिया कि अभी मैं आगे आपको पढ़ा नहीं सकता हूँ। तो जॉब करते वक्त मैंने पार्ट टाइम डिग्री ज्वाइन की पूना में। तो डिग्री करना भी ज़रूरी था, जॉब भी ज़रूरी था, और जो अंदर की जो पैशन बोलते तो वो था कि कुछ नया सीखना है और नया कुछ क्रिएटिव करना है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि मैं एक जॉब ज्वाइन किया, वहाँ कुछ सीख लिया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। ऐसे करते करते वक्त मैंने 2-3 साल में 15 कंपनियां छोड़ दी मैंने। 2-3 साल में 15 कंपनी? हाँ, तो वो एक अंदर के एक मतलब माइंड के एक पैशन था कि उसमें ये हुआ कि एक प्रोडक्ट मैंने सीख लिया, उससे मेरा मन भर जाता था, तो दूसरा प्रोडक्ट की तरफ मैं मूव हो जाता था। तो 8-10 प्रोडक्ट होने के बाद मुझे ये लगा कि इसमें नहीं रुक सकते और कुछ नया टेक्नोलॉजी सीखना पड़ेगा। तो मतलब एक उस टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां थी, घर में ये लगता था कि बेटा इंजीनियर है, बड़ी MNC में जॉब मिलेगा, अच्छी कमाई करेगा, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। लेकिन मेरे माइंड में कुछ अलग चल रहा था कि खुद की कंपनी निकालना ही पड़ेगा, तभी कुछ चेंज हो जाएगा। तो मैंने एक इमरजेंसी लाइट करके एक प्रोडक्ट है, उस टाइम में पावर फेलियर का प्रॉब्लम ज़्यादा था। अच्छा। तो पावर फेलियर को जो सोल्यूशन है वो इमरजेंसी लाइट एक सोल्यूशन था। तभी वो प्रोडक्ट सिर्फ चाइना से आता था। तो उस टाइम मैंने वो पूरा प्रोडक्ट डेवलप करके उसको लॉन्च कर दिया। तो वहाँ सिचुएशन ऐसी थी कि एजुकेशन चालू था, मैं पूना में रहता था, तो पूरा खर्चा मुझे खुद को उठाना पड़ रहा था। और कंपनी चालू की, लेकिन उस टाइम ये कुछ मतलब कोई मेंटोर नहीं था कि इसको फंड्स लगेगा, इसका मार्केटिंग करना है, ये सब कुछ करना है। तो प्रोडक्ट चालू भी किया, सब कुछ चल रहा था।
और उसी टाइम ये रियलाइज़ हुआ कि ये वर्क नहीं करेगा। तो वहाँ पे फिर मुझे जो किसी भी बिजनेस में ये होता है कि इनकम साइड अगर साउंड रहे तो भी आगे जा सकते, डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो तब मुझे वो कंपनी स्टॉप करना पड़ा और ये डिसीजन ले लिया कि मैंने कि अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, जिससे कैपिटल इक्विपमेंट आप बोल सकते हैं, कैपिटल इक्विपमेंट करना ज़रूरी है। तो कैपिटल इक्विपमेंट कब आएगा, तब नई टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी अगर सीख पाएंगे। तो मैंने फिर वहाँ फिर एक दूसरा अच्छी टेक्नोलॉजी वाला, जो मेरे माइंड में प्री डिसाइडेड था कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है, ऑटोमेशन अच्छा है, तो मैंने वो जॉब स्विच कर लिया और कंपनी वहाँ स्टॉप कर दी। तो यहाँ तक का एक टर्निंग पॉइंट था। सेकंड टर्निंग पॉइंट ये आ गया कि फिर आगे 2-3 साल मैंने जॉब किया। उसमें उस टाइम एक CNC टेक्नोलॉजी एक मार्केट में नई मशीनरी आई थी। अच्छा। तो CNC टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन, तो मैं एक सिनर्जेटिक करके कंपनी थी, तो वहाँ उनका जर्मन कोलैबोरेशन था। तो जर्मन कोलैबोरेशन होने की वजह से जो नई नई टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी सीख पाया और वहाँ मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि अभी ये टेक्नोलॉजी मार्केट में चल सकती है, मैं इंडिपेंडेंटली इसको कुछ नए प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करके इसको मार्केट कर सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आने की वजह से फिर से एक बार VRAM सिस्टम चालू हो गया। तो उस टाइम मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड थे 6 लोग साथ में आए। तो 6 लोग साथ में आने के बाद हर एक का अलग अलग गोल रहता है। तो 4 लोगों ने हमें छोड़ दिया, फिर हम 2 लोग रह गए और उसमें VRAM सिस्टम का जो चालू होना तय था, तो VRAM सिस्टम बाद में दौड़ने लगी। सर ये VRAM है क्या? मतलब मैं चाहूँगी कि मेरे ऑडियंस को नहीं पता होगा VRAM के बारे में, तो इसके बारे में कुछ बताएं। एक्चुअली VRAM सिस्टम ये मैंने 1998 में प्रोप्राइटरी फर्म चालू की थी। ओके। तो VRAM सिस्टम एक टेक्निकल वर्ड है। तो VRAM V फॉर वोल्टेज एंड RAM फॉर इंक्रीजिंग राइजिंग। अच्छा। तो ये बेसिकली आया जो इमरजेंसी लाइट में जो टेक्नोलॉजी रहती है, तो रैम्पिंग एक इलेक्ट्रॉनिक्स में रैम्पिंग एक वर्ड है, तो उसके हिसाब से मैंने वो VRAM सिस्टम कंपनी का नाम रखा था। अच्छा, तो ये कंपनी का नाम है? हाँ, ये कंपनी का नाम है। और बाद में इसको हमने फिर एक्सपेंशन करने के लिए फिर आगे पूरा प्लान कर दिया था। तो सर सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ये CIM FMS लैब क्या है, इसके बारे में बताएं, और इंडिया मेड CIM FMS लैब सेटअप करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्चुअली CIM इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। ओके। इसका ही लॉन्ग फॉर्म है। और FMS इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो हमारा जो प्रोडक्ट था CNC मशीन्स और बाकी जो ऑटोमेशन प्रोडक्ट थे, जो प्योरली यूनिवर्सिटीज़ के या इंजीनियरिंग कॉलेज के या पॉलिटेक्निक के कॉलेज के जो लैब में यूज़ होता है, सिलेबस में रहता है, तो उसको हमने डेवलप करके ऑलरेडी हमारा मतलब वी वेयर ऑन द टॉप। उस टाइम हम नंबर 1 पे थे। तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी आई थी। तो वहाँ ये लग रहा था कि अभी यहाँ पे रुक नहीं सकते, तो अगर नया कुछ आगे जाना है तो नया प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा। और जो फ्यूचर ट्रेंड्स है, फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से या इंडस्ट्री ओरिएंटेड इक्विपमेंट अगर बनाएंगे तभी वो सिलेबस के लिए कुछ नया इनोवेशन हो जाएगा। और जो पास आउट स्टूडेंट्स है तो उनके लिए भी नई टेक्नोलॉजी वो सीख पाएंगे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमने जो मेरे और 2 डायरेक्टर्स थे साथ में, मिस्टर प्रशांत वाघ वो मैकेनिकल देख रहे थे और मिस्टर प्रशांत बोगे पूरा मार्केटिंग देख रहे थे। मैं R&D और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देख रहा था। हालांकि मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा जो देखना था वो मुझे ही देखना था। आगे का जो टेक्नोलॉजी है तो वो पूरा मुझे ही सोचना था कि क्या आगे फ्यूचर में ट्रेंड से उसको कैसे नया R&D मिलाना चाहिए। तो ये सिम प्रोडक्ट और FMS प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे इंडिविजुअल एक एक इक्विपमेंट सीखते हैं। लेकिन अगर आप बाहर इंडस्ट्री में देखेंगे, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फोर्ड्स है, ग्रीव्स है, टाटा है,
बड़ी बड़ी कंपनियां में पूरे प्रोडक्शन लाइन से पूरे ऑटोमेटेड है, और ऑटोमेटेड है और पूरे सेंसर बेस्ड, सिग्नल बेस्ड पूरा रिपोर्टिंग एक जगह इकट्ठा होता है। तो ये टेक्नोलॉजी बच्चों के पास मतलब वहाँ सिलेबस में ही इंक्लूड नहीं है। अपना सिलेबस और इंडस्ट्री में जो ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें जो गैप हम देख रहे थे, तो एक गैप फिल करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सीम प्रोडक्ट और एफएमएस प्रोडक्ट हमने डेवलप करना चालू कर दिया। उस टाइम हमने ऑलमोस्ट ऑल 1 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। एक प्रोटोटाइप पायलट हमारी कंपनी में खुद ने उसको पहले बनाया, उसको पूरा टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद उसमें जो खामियां थी वो निकाली, और एक फुल प्रूफ प्रोडक्ट मार्केट के लिए हमने चालू कर दिया। तो इसमें ये हुआ कि आगे की जो टेक्नोलॉजी है, ड्यूरिंग द R&D हमें बहुत सारा ये नॉलेज मिला कि आगे अभी ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री की सोच क्या है, आगे प्रोडक्शन का स्पीड क्या रहने वाला है, बच्चों के लिए जो पास आउट स्टूडेंट है तो उनके बारे में इंडस्ट्री क्या सोच रही है, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो उसके हिसाब से हमने फिर और प्रोडक्ट में थोड़ा रिफाइनमेंट करके उसमें थोड़ा यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया, और बच्चों को दोनों भी टेक्नोलॉजी भी सीख पाए और उसमें इंटरेस्ट भी आ पाए। तो इसके हिसाब से ये प्रोडक्ट हमने डेवलप कर दिया। तो आप तो अपनी फर्म कह लीजिए, स्टार्टअप कह लीजिए, सब सही चला रहे थे, लेकिन ये इंजीनियरिंग एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने का जो आइडिया था, जो सपना था आपका, वो क्यों डेवलप हुआ? इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम ऑलरेडी उस टाइम टॉप पे थे, कंपनी ग्रो हो रही थी, कंपनी का एक्सपेंशन चालू था। तो ऑब्वियसली कंपनी का जो मेन ये रहता है, मैन पावर एसेट रहता है। तो हमने स्टाफ बढ़ाना या मैन पावर हायर करना चालू कर दिया। तो उस टाइम हमारा जो टेक्नोलॉजी था, मतलब एडवांस होने की वजह से हम जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनको हम ज्वाइन करना चालू कर दिया। तो ड्यूरिंग द प्लेसमेंट ड्राइव वी रियलाइज दैट अभी जो पास आउट स्टूडेंट्स है, तो वो इसका कैलिबर मैच ही नहीं कर पा रहे, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे और हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी, तो वो मैच नहीं हो रहा था। ये एक मेन रीज़न था। तो ये गैप भरना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए प्रोडक्ट हमारा जो जाएगा किसी भी कॉलेज में, तो इसमें एडेड फीचर्स और एडवांटेज होना जरूरी चाहिए, तभी वो बच्चे सीख पाएंगे। तो हमने सिलेबस में है या नहीं ये हमने देखा नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री ट्रेंड्स है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स के हिसाब से ही हमने उसको एडवांस करना चालू कर दिया, और वो फीचर्स हमने हमारे प्रोडक्ट में एकोमोडेट किए। और इसमें एक है हुआ कि जो इंजीनियरिंग प्रोफेसर्स है, जो टीचर्स है या टेक्नीशियंस है, वो स्टूडेंट को इजीली सिखा पाए, ऐसे उसके सॉफ्टवेयर्स बनाए, उसके डॉक्यूमेंटेशन बनाया। अच्छा। और उनको हमने उसके हिसाब से ट्रेनिंग भी देना चालू कर दिया। पहले जॉब से लेकर टिल नाउ 29 सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पॉइंट क्या सीखा है? किसी भी बिजनेस के लिए लीडरशिप ही काम आती है। लीडरशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। विदाउट लीडरशिप पूरा स्कैटर हो जाता है। हर एक पूरा बिजनेस में पूरा ऑर्गेनाइज और प्लान करना जरूरी है। और लीडर वही होता है जो सबको लेके आगे चले। तो सब लोग कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो वर्कर्स रहते हैं, उनका इतना एजुकेशन नहीं रहता है। तो उनको अगर अच्छी तरह से समझाए, उनको अगर फ्यूचर के बारे में समझाए, उनको क्या सही है क्या सही नहीं है, आगे समाज में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स है, अगर ये अच्छी तरह से समझाएंगे तभी वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो यही क्वालिटी बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमने ये देखा कि हमने जो भी उस टाइम काम किया तो सभी लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे, तो एम्प्लॉयज़ का हमारे ऊपर बहुत भरोसा था कि हम तीनों जो डायरेक्टर है वो पैशनेट थे। तो उनको ये लगा कि इनके साथ जुड़ना ज़रूरी है, तभी फ्यूचर है। तो वो हमारे साथ अभी तक, मतलब ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है कि मेरे यहाँ जो 20 साल से लोग हैं वो अभी भी मेरे इधर कंपनी में ऑलरेडी है। तो क्या टीम स्ट्रेंथ है आपके कंपनी के में?
अभी 35 टोटल स्टाफ और 35 लोग काम कर रहे हैं। कोविड के पहले स्टाफ ज़्यादा था, कोविड के बाद थोड़ा सा चेंज और आ गया है। सर, इतनी बड़ी टीम को मैनेज करने में कभी टीम डिमोटिवेट भी होती होगी, आपका लीडरशिप मंत्र क्या है जो टीम को मोटिवेटेड रखता है, इंस्पायर रखता है? एक्चुअली मेरा माइंडसेट क्लियर है। मेरे माइंड में ये क्लियर है कि मैन पावर एसेट है, और हमारे जो लोग हैं, अगर उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है, अगर ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को आप अगर एड्रेस करेंगे तो उनका ट्रस्ट आपके ऊपर आता है, और उनके माइंड में ये आना बहुत ज़रूरी है कि अगर सर है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर भी है और कंपनी के ऊपर भी है कि कुछ भी अगर हो जाए तो कंपनी अपने पीछे है, सर पूरा संभाल लेंगे। सर, डिसीजन मेकिंग के वक्त बीइंग अ फाउंडर आपको भी बहुत कुछ हैंडल करना होता होगा, बहुत टफ डिसीजंस लेने होते होंगे। तो डिसीजन मेकिंग के वक्त आपका अप्रोच कैसा रहता है? ऐसा कोई टफ डिसीजन आपने लिया हो जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना हो? डिसीजन मेकिंग में एक्चुअली दो तरह के डिसीजन होते हैं, एक इंटरनल डिसीजन और एक बाहर के लोगों के लिए डिसीजन होता है। जब कंपनी के अंदर के इंटरनल डिसीजंस होते हैं तो मेरे माइंड में फर्स्ट एम्प्लॉयज़ आते हैं। एम्प्लॉयज़ के हिसाब से ही मैं डिसीजन लेता हूँ। जो एम्प्लॉयज़ के लिए जो अच्छा रहे वही डिसीजन मैं प्रेफर करता हूँ। पर्सनल इंटरेस्ट और ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है, तो एम्प्लॉयज़ सेटिस्फैक्शन और एम्प्लॉयज़ रिटेंशन इम्पॉर्टेंट है। तो ये डिसीजन मेकिंग का एक इंटरनल के लिए एक मेरा प्रिंसिपल है। जो एक्सटर्नल है कस्टमर के हिसाब से, तो कस्टमर फर्स्ट ये अप्रोच मेरा रहता है जी। ये एक बात हुई। और दूसरे, बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस टाइम टू टाइम लेना पड़ता है। अभी हमारे पूरे जर्नी में एक इम्पोर्टेंट ट्रैक ये आया कि कोविड में एजुकेशन लाइन पूरी बंद थी। कोविड में ऑलमोस्ट 1.5 ईयर एजुकेशन लाइन बंद थी, और हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट्स है वो एजुकेशन रिलेटेड है। हमने एजुकेशन में हमने इतना अच्छा करा था कि हमें ये नहीं लगा कि डाइवर्सिफाई हो जाए या कोई दूसरे लाइन में चला जाए। तो एजुकेशन लाइन में बेसिकली एजुकेशन लाइन में हमें ये लगा था कि इसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा और नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, तो एक सेटिस्फैक्शन था उसमें। कोविड में ये हुआ कि हम 3 डायरेक्टर हैं, जो प्रशांत वाघ एक डायरेक्टर है, तो वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गए। वो ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से लॉक्ड इन सिंड्रोम में चले गए। और दूसरे जो डायरेक्टर है वो प्रशांत बुगे, वो मार्केटिंग देख रहे थे, तो उनका कोविड में वो एक्सपायर्ड हो गए। अभी किसी भी कंपनी में अगर 3 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर चले जाएंगे तो ऑब्वियसली या तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, या तो वहाँ डिसीजन मेकिंग ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा कि आगे क्या करना है। तो दूसरा डिसीजन ये रहा कि कोविड में जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारे साथ में थे, तो हमने किसी को भी काम से निकाला नहीं, किसी को भी सैलरी कट किया नहीं हमने। सबका सैलरी टाइम टू टाइम, इंडस्ट्री में एक रूल होता है कि 7 तारीख को सैलरी जमा होना चाहिए। अच्छा। तो 7 को हम सब लोगों को सैलरी डिपॉजिट करते थे। कोविड में भी सबको सैलरी दिया। और उसके बाद ये था कि जो मेरे जो 2 डायरेक्टर्स की फैमिली थी, तो उनको भी संभालना था। सही बात है सर। तो सिचुएशन अभी ये आ गया कि कंपनी पूरे 1 करोड़ डेप्ट में चली गई। 2 डायरेक्टर्स नहीं है, 1 करोड़ डेप्ट में कंपनी है, और आगे फ्यूचर पूरा ब्लैंक दिख रहा था। तभी मैंने ये डिसाइड किया कि दोनों फैमिलीज़ को साथ में रखना है, सब लोगों को साथ में रखना है, और कंपनी को आगे लेके ही जाना है। तो अभी भी दोनों फैमिलीज़ मेरे साथ में हैं। जो लोग 15 साल से मेरे यहाँ हैं वो भी अभी भी साथ में ही हैं। तो ये एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर डिसीजन। इतने टफ सिचुएशन से डील करना और कैडमेक और साइनवेव इंजीनियरिंग को ग्रो कराना, इन सब में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या आपने फेस किए? अगर चैलेंजेस को अगर आप देखेंगे तो मोस्टली छोटे छोटे जो बिजनेसेस है या बहुत सारे MSMEs है, उनको चैलेंजेस है फंड्स अरेंजमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली है, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको स्कीम्स मालूम ही नहीं है। जब आप
फंड्स अरेंज करने के लिए बैंक में जाएंगे तो वो कोलेट्रल मांगेंगे, जी, कोलेट्रल मांगते हैं तभी लोन मिलता है। लोन मिलता है। तो वही एक मेजर हर्डल्स है कि फंड्स कैसे खड़ा किया जाए। आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन विदाउट फंड्स यू कैन नॉट ग्रो। मैन पावर तो एसेट है, लेकिन मैन पावर, जिनको मैन पावर रिटेन करना आता है वो करते हैं, लेकिन फंड्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। और यही एक मेजर हर्डल रहा फंड्स का। तो सर ऐसे इतने वास्ट एक्सपीरियंस के बाद अच्छे खासे सालों में आपने एजुकेशन फील्ड में भी इन्वेस्ट किया है, इंजीनियरिंग में भी किया है, तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब रेडी बनाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो है उनके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि जो जब इंटर्नशिप के लिए जब वो ज्वाइन हो जाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप खुद हाथ से काम करें, ना कि सिर्फ जाके अटेंडेंस लगाए और जो एकेडमिक रूल्स है उसके हिसाब से आप कंप्लीट करें। जब तक हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, ये एक चीज़ है। दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी सोशल मीडिया पे एंगेज रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑल उनका जो फेस टाइम है वो 3 या 4 आवर्स तक का जाता है फेस टाइम सोशल मीडिया पे। तो वही अगर कंटिन्यू किया, लेकिन उसमें से अगर आधा टाइम भी टेक्निकल कंटेंट में या जो भी उनका सिलेबस है या जो भी उनका जिस भी फील्ड में है तो उसका कंटेंट अगर सर्च करेंगे, उसमें क्या नया टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें अगर देंगे तो वो भी यूज़फुल रहेगा। और तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कि अभी जो इंडस्ट्री ट्रेंड चल रहा है, अभी आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सारा होने वाला है, और जो अभी जो नई पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट हो रही है या पॉलिसी चल रही है, तो इंडस्ट्री का मतलब 100% सभी जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन ये होगा ही। तो उसके हिसाब से जो स्किल्स है, वो स्किल्स के कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज भी करेंगे तभी उनका नॉलेज लेवल बढ़ जाएगा और वो जॉब रेडी हो जाएंगे। तो सर आई एम श्योर हमारे दर्शक बहुत देर से इस बुक के बारे में क्यूरियस होंगे। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये बुक आपने हेमा मालिनी, गोवा के सीएम के साथ लॉन्च की है, तो इस बुक के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं आप। एक्चुअली मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, 29 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, तो उसमें जो भी प्रैक्टिकल एजुकेशन और जो लर्निंग एजुकेशन जो क्लासरूम लर्निंग है, तो उसमें से जो गैप्स है, तो वो गैप्स टाइम टू टाइम मुझे जो सरफेस पे आए वो नोट डाउन मैंने किए थे कि ये इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। अच्छा। इसके ऊपर या तो प्रोडक्ट में आप डेवलपमेंट करो या तो उसके लिए कुछ वो कन्वे का कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक ये बुक लिया है। बुक ये जो है, ये बुक है स्मार्ट लैब्स फॉर स्मार्टर इंजीनियर्स, द लैब ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। तो ये बुक स्पेशली जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेटर्स है, तो उनके लिए है। जो फ्यूचर ट्रेंड के हिसाब से जो ट्रेडिशनल लैब्स है, ट्रेडिशनल लैब्स को ट्रांसफॉर्म करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, AR है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, XR आएगा, बाद में इंडस्ट्री 4.0 अभी जो चल रहा है वो इंडस्ट्री 5.0 को जाने वाला है। तो ये सब ट्रेडिशनल लैब को नए लैब में कैसे ट्रांसफॉर्म करें, इसका एक ब्लूप्रिंट ये बुक में दिया हुआ है। इसमें अभी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके इनसाइट दिए हुए, एजुकेटर्स के इनसाइट दिए हुए, इसमें सैम्पल लैब डिज़ाइन दिया हुआ है, उसका मटेरियल लिस्ट दिया हुआ है, और लैब लेआउट्स अगर किसी को नया लैब डेवलप करना है तो ये उनके लिए एज अ ब्लूप्रिंट, एज अ एसेट साबित हो सकता है। तो सर ये बुक जो आपने लिखा, जैसा कि आपने बताया भी इसके बारे में, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि हमारे इंजीनियर्स के लिए ये सच में एक एसेट ही साबित होगी। वैसे ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी अवेलेबल है? हाँ, ये बुक अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप के वर्जन्स है, एक कलर वर्जन है और एक ब्लैक एंड वर्जन है। तो कौन सा भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई विश कि हमारे इंजीनियर्स जो भी टेक से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं वो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें। लेकिन हमारे जो इंजीनियर्स सुन रहे हैं इस वक्त आपको, उनके लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा ग्रोथ और करियर से रिलेटेड?
सभी इंजीनियर्स के लिए फाइनल मैसेज यही होगा कि हार्ड वर्क करिए और भरोसा रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है। हार्ड वर्क इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। लर्निंग कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग के ही आपका करियर बन जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया और हम उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट सुना देखा उन सब ने भी कुछ ना कुछ सीख जरूर ली होगी आपके इस पॉडकास्ट से। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ।